नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। मैं हूं नीलू व्यास। हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं देश के उन नन्हे मुन्ने बच्चों की दास्तान जिनकी जिंदगी से खुशियां बहुत दूर हैं। हाशिए पर रहने वाले इन बच्चों को पढ़ाई करना, खेलना कूदना, अपनों का प्यार मिलना एक सपना सा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज की बड़ी मुहिम है जिसे हम लगातार जारी रखना चाहते हैं। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे कैसे उड़ीसा में खेलने पढ़ने की उम्र वाली बच्चियों को पैसे की तंगी की वजह से दूसरों के घर में काम करने को मजबूर होना पड़ता है। साथ ही आपको हम अपने इस कार्यक्रम में बताएंगे कि देश के किन किन हिस्सों में चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। हंसते खेलते इन मासूमों के चेहरों को देखिए। इन चेहरों के पीछे एक दर्द भरी कहानी है, एक दंश है, एक सच है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गरीबी और मजबूरी की ऐसी कहानी है जो झकझोर देगी। ये मासूम जो अब पढ़ाई लिखाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ साल पहले इनके हाथों में किताब कॉपी की जगह झाड़ू और पोछा हुआ करते थे। महज 10 साल की उम्र में इन्हें पैसे के लिए दूसरों के घर में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जी हाँ, पैसे के लिए। सोचिए कैसा दंश सहना पड़ा होगा। गरीबी और मजबूरी ने माँ बाप को अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करने पर मजबूर कर दिया। कल्पना को उसके घर वालों ने पैसे की तंगी की वजह से एक दलाल के हाथों सौंप दिया। बच्ची दूसरे के घर में सुबह से रात तक काम करती थी और उसे रात में महज 4 से 5 घंटे सोने को मिलते थे, जिसकी वजह से उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई थी। वो कुपोषण की शिकार हो गई थी। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। ओडिशा में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पैसों की खातिर बच्चियों को पढ़ने की उम्र में दूसरों के यहाँ काम करना पड़ता है। ऐसी ही एक दर्द भरी कहानी इस मासूम की है। महज 10-11 साल की उम्र में घर वालों ने पैसे की तंगी की वजह से एक ऐसा फैसला लिया जिससे इस मासूम की जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा पसरने जा रहा था। एक महिला के बहकावे में आकर महज 3000 रुपए के लिए माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद भेजने का फैसला ले लिया। हालांकि महिला का मंसूबा पूरा नहीं हो पाया। एस्पायर स्वयंसेवी संस्था की वजह से बच्ची और महिला दोनों ही हैदराबाद पहुंचने से पहले ही पकड़े गए। आज ये मासूम 15 साल की हो गई है और हमारे आपके बच्चों की तरह पढ़ाई कर रही है। एही भितर हमर जते भी जहाँ संतान सब हमर परिवार जो हमर बढ़ी चली यहाँ ही आम सब किसी गाँ घर बोले आम आज पर्यटन विभाग आम आम गाँ घर भी देखिनु। दरअसल इन मासूमों की जिंदगी में जो उजाला दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एस्पायर और उस इलाके के विधायक, स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों की मेहनत और निस्वार्थ सेवा का नतीजा है। अगर इन लोगों का साथ इस स्वयंसेवी संस्था को नहीं मिलता तो शायद ये मासूम बच्चियां न जाने किस हालात में होती। एस्पायर समाज के हर उस वर्ग की सेवा और विकास में लगा हुआ है जो हाशिए पर हैं या फिर जिन्हें समाज की कुरीतियों का शिकार होना पड़ रहा है। एस्पायर के इन कार्यक्रमों को अब स्वराज एक्सप्रेस का साथ मिल गया है, जिससे इसकी ताकत 2 गुनी हो गई है। तो आपने इस उड़ीसा में जिस तरह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग हुई, बच्चों को कैसे बचाया एस्पायर ने, आपने इसको देखा। और लेकिन सिर्फ उड़ीसा ही नहीं, आज अगर हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात करें
तो ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम इस समय पूरे देश में है। और अब आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दया राम, जो कि सेक्रेटरी एस्पायर एनजीओ के हैं। एस्पायर वो एनजीओ है विच इज़ सपोर्टेड बाय टाटा स्टील फाउंडेशन और जिसके कोलैबोरेशन में स्वराज एक्सप्रेस काम कर रहा है। और हमारे साथ जुड़ रही हैं भारती अली, शी इज़ को-फाउंडर हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो चर्चा है वो मैं भारती से शुरू करूंगी। भारती, ट्रैफिकिंग की जब हम बात करते हैं अपने देश में, तो ट्रैफिकिंग का जो एक नॉर्मल परसेप्शन होता है एक आम आदमी की नज़र में, तो यह है कि बच्चों की खरीद फरोख्त है। लेकिन चाइल्ड ट्रैफिकिंग में का जो दायरा है वो कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, बहुत ब्रीफली आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ट्रैफिकिंग जब फर्स्ट टाइम होती है तो नॉर्मली जो है उम्र कम होती है, अंडर एज होते हैं, माइनर्स की ट्रैफिकिंग होती है। जब हम ट्रैफिकिंग फॉर सेक्स वर्क की बात करते हैं तो सेक्स वर्कर्स से जब हम बात करेंगे आपको पता चलेगा कि पहली बार जब उन्हें ले जाया गया तब वो माइनर थे। आज शायद वो उसको सेक्स वर्क की तरह देख रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, उसमें से निकलना चाह रहे हैं, पर सेक्स वर्क एक बहुत कॉमन फॉर्म है ट्रैफिकिंग का और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। उसके अलावा लेबर एक बहुत बड़ा कॉमन फॉर्म है और लेबर के लिए बच्चों का जो ट्रैफिकिंग है वो अक्रॉस डेस्टिनेशंस होता है। पहले हम लोग कहते थे सोर्स एरिया है, डेस्टिनेशन एरिया है, अब वो सब भी ब्लर होता चला गया है। तो दिल्ली को डेस्टिनेशन माना जाता था, लेकिन आज दिल्ली से भी बच्चे बाहर ले जाए जा रहे हैं, स्पेशली सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए। तो सेक्स ट्रैफिकिंग है, लेबर है, सर्कस में पहले बच्चों से काम कराया जाता था तो वो सर्कस ट्रैफिकिंग होता था। अडॉप्शन के नाम पर बच्चों का जो बच्चों की खरीद फरोख्त होती है अडॉप्शन को लेकर के, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा रैकेट है। शादी के नाम पर ट्रैफिकिंग होती है, जहां जिन स्टेट्स में, राज्यों में, जिन डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड सेक्स रेशियो कम है और महिलाएं कम हैं और ब्राइड्स नहीं मिल रही हैं, तो वो दूसरे राज्यों से ब्राइड्स लाते हैं खरीद कर। तो ट्रैफिकिंग के बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारे पर्पसेस हैं, नए नए हमेशा जुड़ते जाते हैं। जैसे मसाज पार्लर्स जब खुले तो मसाज पार्लर्स में जो लड़कियां काम करती हैं उन्हें ट्रैफिक करके लाया गया, उनको प्रलोभन दे करके लाया गया और फिर वहां उनका शोषण हुआ। तो बहुत तरह के पर्पसेस हैं। बिल्कुल। तो नए नए मैनिफेस्टेशंस हमें ट्रैफिकिंग के दिखते हैं, जैसा आपने मसाज पार्लर्स का बताया, इसके अलावा भी आपने कितनी चीज़ें बताई। लेकिन दया, आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रैफिकिंग में जो बच्चों की खरीद फरोख्त होती है उसमें सिर्फ लड़कियां, लड़के, महिलाएं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब आपकी एनजीओ, उड़ीसा की जो स्टोरी हमने दिखाई थी, उसमें जब आपकी एनजीओ ने बचाया, तो बचाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि ट्रैफिकिंग में जो बच्चे फंस जाते हैं उनको मिडलमैन के चंगुल से निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो कैसे बचाया आपने उन बच्चों को, कैसे आपकी एनजीओ ने कैसे फंक्शन किया, कैसे ऑपरेट किया? पहली बात तो हर जगह हम लोग जो काम करते हैं, हमने पहले भी कहा, तो हमारे बच्चों के आंकड़े हैं। ये 3 साल से 18 साल के जितने बच्चे हैं सबका एक रजिस्टर है, गांव है और उसकी हर सप्ताह मॉनिटरिंग होती है। जब भी बच्चे कहीं नहीं मिल पाते हैं तो पता लगता है और एक सजग कमेटी है साथ साथ। ये बहुत ज्यादा गरीबी है, कोई लोगों को सपोर्ट नहीं है। दूसरी दिक्कत ये है कि कोई संस्थाएं नहीं थी जो उनको मदद कर सके, और जो संस्थाएं हैं जैसे चाइल्ड लाइन है या चाइल्ड ट्रैफिक के लिए भी वहाँ कमेटियां हैं, वो कमेटियां इनेक्टिव। तो जब ये सब लोग सक्रिय होकर इनको पता चल जाता है, कई बार ऐसा हुआ है कि पूरे गांव से ठेकेदार आके बच्चों को ले जा रहा है और रात को ले जाते हैं, जब सब लोग सो रहे हैं तब जाके परिवार वालों को पहले पैसा दे दिया। लेकिन गाँव वालों ने मिलके, पंचायत ने मिलके उनको ट्रैक किया और ये इंश्योर किया कि वो चेन्नई से फिर वापस सारे बच्चे लाए। ऐसे कई जगहों से ये संभव तभी हो पा रहा है जबकि सरकारी संस्थाओं पर भी दबाव डालते हैं और सब फिर मिलकर काम करना शुरू करते हैं, बट नीचे में कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं हो, नीचे में सजगता नहीं हो, तो फिर ये मुश्किल है इसको ट्रैक करना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चाहे शिक्षा का प्रोग्राम है, चाहे वो चाइल्ड मैरिज का सवाल है, पंचायतों का, अभिभावकों का, वहाँ के जो नौजवान है, जो महिला समूह है, सबकी सक्रिय साझेदारी से और साथ में एक बहुत माइन्यूट मॉनिटरिंग, मोटे मोटे तौर पर काम नहीं हो सकता। जब तक एक एक बच्चों की मॉनिटरिंग नहीं हो तब तक इस बात को करना संभव नहीं है। फिर हमारा अनुभव ये रहा है कि हम जब अप्रोच करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को
चूंकि ये जन दबाव है, उनको मालूम है कि लोग सक्रिय हैं, लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो अब तक का अनुभव ये कि सारे लोग साथ आते हैं मिलकर के, और रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी हम बच्चों को निकाल के बिल्कुल। लाए हैं और ट्रेन से वापस लाए हैं, काम से वापस लाए हैं। ये हो पाता है, लेकिन ये मोबिलाइजेशन से ही संभव हो पाता है, ये बिल्कुल। सजगता से ही संभव होगा। लेकिन भारती, आपसे समझेंगे कि कारण क्या है ट्रैफिकिंग में? जो परिवार जिनके बच्चों की खरीद फरोख्त होती है, ज़्यादातर जो कारण देखे गए हैं वो क्या कारण है कि बच्चों को ट्रैफिकिंग में क्यों झोंका जाता है? ऐसी परिवारों के साथ क्या मजबूरी आ जाती है? क्या सिर्फ गरीबी ही एक कारण है या और भी कई कारण हैं? पहले तो बच्चे बहुत इजी टारगेट्स होते हैं, क्योंकि वो आवाज नहीं उठाएंगे, जैसा कहा जाएगा वैसा वो करेंगे, बहुत कम एजेंसी का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बच्चों की जरूरत होती है, और कुछ काम ऐसे हैं जिसमें बच्चों की खास जरूरत है। जैसे अगर आप बोले कारपेट बिनना, तो उसमें बच्चों की उंगलियां तेज चलती हैं छोटी छोटी, तो वहाँ छोटे बच्चों की जरूरत होती है। अब श्रिम्प कल्टीवेशन हो गया, या बीटी कॉटन में वो जो कॉटन पे जब बच्चे काम करते हैं तो छोटी छोटी पतली पतली उंगलियों में से ज्यादा जल्दी तेज काम कर सकते हैं वो। तो कुछ तो इंडस्ट्री की जरूरत होती है, इसलिए बच्चों को की जरूरत ज्यादा होती है, और फिर वो उस हिसाब से पैसे भी देने को तैयार होते हैं। पर अगर आप माता पिता का पूछें कि माता पिता क्यों अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उनके पास तो एक ही रीजन है, स्कूल्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। स्कूली शिक्षा जो है वो उससे कुछ मिल नहीं पा रहा है बच्चों को, तो उनको लगता है कि क्यों ना वो कुछ कमा करके दो पैसे घर में जोड़ दे। मगर हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को बेचता नहीं है। तो इसका मतलब वो कौन है जो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, और उनका क्या प्रलोभन है, उनको क्या लालच है। वहां पर जो ट्रैफिकर्स हैं उनका गिरोह नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, और वो जो सब्ज बाग दिखाते हैं, जो दिखाते हैं एक हरी भरी एक तस्वीर दिखाते हैं, सबके सामने रखते हैं कि इतना पैसा महीने में आएगा आपको, तो उससे एक प्रलोभन मिलता है कुछ लोगों को, बिल्कुल, जिसके कारण वो अपने बच्चों को भेजते हैं। दया, लेकिन जो माफिया है ट्रैफिकर्स का, जो ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, उस माफिया को तोड़ना कितनी बड़ी चुनौती होता है? ठीक है, जैसा आपने पढ़ाई की बात कही कि लर्निंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, बच्चों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन बच्चों को साथ में बचाना भी है। बच्चों को पढ़ाई की सुविधा तो अभी कितने साल इसमें लग जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने में कि गांव-गांव तक, ट्राइबल एरियाज तक सारे स्कूल्स पहुंचे उन सुविधाओं, लेकिन इस दौरान हम बच्चों को कैसे बचाएंगे? क्या कितना मुश्किल होता है इस गिरोह से बच्चों को निकालना? दया, आप तक हमारी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बीच में हाँ, तो बंद हो गया था। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इस गिरोह, जो ये ट्रैफिकिंग का माफिया है, ये कितना मुश्किल है इससे निपटना, क्योंकि बच्चों को वहाँ से निकालना अपने आप में एक बहुत चुनौती होती है। आपने लर्निंग की बात की कि पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, और उसको स्टैब्लिश करने में मुझे लगता है कि अभी बहुत साल लग जाएंगे सरकार को। वाकई में ट्राइबल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, आपकी NGO है वो काफ़ी काम कर रही है, लेकिन तब तक बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बच्चों के साथ ट्रैफिकिंग ना हो, इस मुहिम को जारी रखने के लिए इस माफिया से, इस गिरोह से कैसे निपटेंगे? देखिए, माफियाओं के साथ जब वे काम करते हैं, इनके लोकल भी कॉन्टेक्ट होते हैं, लोकल लोग भी उनके साथ काम करते हैं, उनको भी वो पैसे देते हैं, और आमतौर पर जब ये मोबिलाइज करके ले जाते हैं तो पहले ही परिवारों को पैसे देते हैं, ब्रिक क्लीन के लिए ले जाते हैं, कई जगहों पे ले जाते हैं, और उसमें लोकल लोगों की साठगांठ होती है। लोकल लोगों की साठगांठ तोड़ने का तो सबसे सही तरीका है कि आप लोकल मोबिलाइजेशन करें, उनको आइसोलेट करें। जो बात भारती ने कही, ये बात भी है बहुत सही। यदि बच्चे स्कूलों में है, छात्रावासों में है, तो इसकी कम गुंजाइश है कि वो बच्चे बाहर जाएंगे। ज्यादातर बच्चों वो जा रहे हैं जो इन स्कूलों से बाहर है। बट एक तीसरे तरीका भी देखा है हमने कि बहुत सारे जो ये ट्रक है, ढाबाज है, ये भी एक सेंटर बना है। ये बच्चे खुद भी कई बार इनको प्रलोभन मिलता है, वहां जाते हैं। कई बार ये बच्चे जो इलोप करते हैं ट्राइबल एरिया में शादी के लिए, वो भी कई बार ट्रैफिकिंग के शिकार होते हैं। ये ढाबा वाले भी उनके कांटेक्ट पॉइंट है, वहां जाके ट्रक ड्राइवर्स भी एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ये भी ले जाते हैं। लेकिन इस सबको तोड़ने का, चूंकि गाँव तक जो भी कहे हम, सरकार का तंत्र गाँव तक तो ठीक से पंचायत की व्यवस्था है, लेकिन कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम नहीं है। तो जब तक कोई मॉनिटरिंग सिस्टम हम नहीं बनाए,
हमने देखा बच्चे भी, गांव वाले भी प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस को करते हैं। मेरे सामने कई उदाहरण हैं, बच्चे भी प्रोटेस्ट करते हैं। मैं एक बच्चे की कहानी जानता हूँ और मेरे देखी हुई है कि वो पेड़ पर चढ़ गया था रात को, उसको ये डर था कि उसे पकड़ के ले जाएगा, तो पूरी रात पर पेड़ पर रहा, इसलिए कि उसे पकड़ के नहीं ले जाए। तो ऐसा है कि बच्चे खुद भी प्रोटेस्ट करते हैं, बच्चे खुद भी प्रोटेस्ट करते हैं। मोबिलाइजेशन कई पॉइंट पर करने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कई पॉइंट पर करने की जरूरत है, और सरकारी मिशनरी सक्रिय होकर कई बार ठेकेदारों को पकड़ती भी है, बट कम होता है। जब बहुत दबाव बनता है तो वो करते हैं, इक्के दुक्के कई बार वो पकड़ के उनको हिरासत में भी रखते हैं, तो थोड़ा डिटरेंट का काम करता है। तो ये मल्टीपल एफर्ट्स की जरूरत है, बट जो भी है, चाहे शिक्षा का सवाल हो गरीबों का, चाहे चाइल्ड मैरिज का सवाल हो, बिना सोशल एक्टिविज्म के ये संभव नहीं है। इसलिए ग्रास रूट लेवल पर जब तक कोई मास नेटवर्किंग नहीं हो, उसके लिए काम नहीं हो, तो हमारी जो व्यवस्था है उसमें बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल है। भारती, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल का एक बहुत छोटा जवाब मैं चाहूँगी कि जब हम पोटेंशियल विक्टिम्स की हम बात करते हैं ट्रैफिकिंग में, ज़्यादातर ये देखा गया है कि लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, लेकिन लड़कों का मेल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कितना सिग्निफिकेंट रहता है इस ट्रैफिकिंग में, और उनकी क्या संख्या है? क्या वाकई में जो मेन हैं, बॉयज़ हैं, वो क्या पोटेंशियल विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकिंग में? जी बिल्कुल, क्यों नहीं होते हैं। अब बिहार में अगर आप देखें तो लौंडा नाच करके एक ट्रेडिशन है जो शादियों में लड़के नाचते हैं। पूरा एक रैकेट चलता है जिसमें जिसके लिए लड़कों की ट्रैफिकिंग होती है बाकायदा। तो लड़के भी उतने ही वल्नरेबल हैं। ये हमारी गलतफहमी है कि केवल लड़कियां ही हैं। डोमेस्टिक वर्क में अगर आपको लड़कियां मिल रही हैं तो किसी और प्रकार के लेबर में आपको लड़के मिल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस मिथ्या में हमें नहीं रहना चाहिए कि लड़कों का ट्रैफिकिंग नहीं होता है। तो लड़के, महिलाएं और बच्चियां सभी की ट्रैफिकिंग हो रही है। दे आर ऑल पोटेंशियल विक्टिम्स। और जैसा कि दया ने कहा कि मल्टीपल एफर्ट्स चाहिए, लेकिन वो एफर्ट्स, जो भी एफर्ट्स हो रही हैं, जो भी प्रयास इस समय किए जा रहे हैं, वो नाकाफ़ी है। वक्त तो चला है ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो लीगल प्रोविजंस की बात करेंगे और आगे का रास्ता जानेंगे कि कैसे ट्रैफिकिंग को बचाया जाए। बने रहिएगा हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। ब्रेक के बाद स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बूंदे ओस की में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। और हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, दयाराम जो एस्पायर एनजीओ के सेक्रेटरी हैं, और भारती अली जो हक सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की हैं, और हमारे साथ एक तीसरे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मिस्टर माइकल यंगेट जो कि डायरेक्टर हैं बिहार प्रोजेक्ट के इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर यंगेट। लेकिन आपसे चर्चा शुरू करने के पहले एक डेटा देखते हैं, क्योंकि जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी वो उड़ीसा की थी, और उड़ीसा में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर क्या फिगर्स हैं उसके ऊपर आइए नज़र डाल लेते हैं। ट्रैफिकिंग का डेटा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। उड़ीसा में फ़िलहाल करीब 5000 से ज़्यादा लड़कियों का पता नहीं है। वहीं झारखंड में 763 लड़कियां लापता हैं। ये बच्चियां साल 2010 से लापता हैं। जनवरी और मार्च 2019 के बीच में 602 लड़के और 502 लड़कियां मिसिंग हैं। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अब तक सिर्फ 79 बच्चों को खोज पाई है। उड़ीसा के किंजौर इलाके में लड़कियों के लापता होने की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि सुंदरगढ़ में गायब महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में लड़के भी लापता हैं, लेकिन उनकी संख्या लड़कियों से कम है। ये आपने उड़ीसा के फिगर्स देखे चाइल्ड
ट्रैफिकिंग के। अब एक नज़र देश के आंकड़ों पर डालते हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का देश भर का अगर आप आंकड़ा देखें तो देश में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उड़ीसा से बच्चे और बच्चियां लापता होती हैं। इन बच्चियों को या तो देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है या फिर इन्हें दूसरों के घरों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पश्चिम बंगाल में 3000 से ज़्यादा से चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हैं। पूरे देश के चाइल्ड ट्रैफिकिंग का 34% मामला पश्चिम बंगाल से है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 3000 से ज़्यादा मामलों में 2500 से ज़्यादा मामले लड़कियों के गायब होने से जुड़े हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि NCRB के 2016 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 2500, उत्तर प्रदेश में 800 से ज़्यादा और गुजरात में 450 से ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग देश के किस किस कोने में है और उसका स्तर क्या है, उसका स्केल क्या है। अब हमारे साथ जो तीसरे मेहमान जुड़े हुए थे मिस्टर माइकल येंगिन, मेरा सर आपसे सवाल है कि लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें, अभी हमने फर्स्ट हाफ में ये बात की कि क्या कारण है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के और उसके जो पोटेंशियल विक्टिम्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कितना मुश्किल होता है माफिया से निपटना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो लीगल प्रोविजंस हैं, क्या लीगल प्रोविजंस भारत के बराबर हैं, चाहे वो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट की बात की हो या पॉक्सो का जो अभी जो नया एक्ट आया था थोड़े दिन पहले, तो ये जो प्रोविजंस हैं क्या वो काफ़ी हैं ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए? देखिए, भारत में हम संविधान से शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 जो है वो स्पेसिफिकली ट्रैफिकिंग के लिए है और इसलिए संविधान से लेके आगे काफ़ी एक्ट बने हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी एक्ट जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के लिए या फिर आगे प्रोएक्टिव इन्वेस्टिगेशंस के लिए ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है। ITPA एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एक्ट है, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर है, काफ़ी सारे एक्ट्स हैं। सो वी आर क्वाइट, हम काफ़ी सारे एक्ट्स को लेके चल रहे हैं लेकिन कोई भी कंसोलिडेटेड एक्ट नहीं है। और इसलिए हम जानते हैं कि पिछले साल एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, लेकिन हम सोच रहे थे कि वो एक एक्ट बन के आएगा, एक लेजिस्लेशन बन के आएगा, लेकिन वो हुआ नहीं था। सो ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक कंसोलिडेटेड एक्ट आए जो हमें इन्वेस्टिगेशंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को सपोर्ट करे। और प्लस एक ऐसा एक्ट आए जिससे जो लूप होल्स है एग्जिस्टिंग एक्ट्स में, काफ़ी सारे लूप होल्स है। जैसा ITPA एक्ट अगर आप कंसिडर करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि पावर्स उन्हीं को है जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, रैंक ऑफ पुलिस इंस्पेक्टर होने चाहिए, सेक्शन 15 कहता है। लेकिन दूर दराज के इलाकों में हम देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर लेवल के पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के। तो वहाँ पे अगर वो रेड करते हैं, कोई भी कार्रवाई करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, तो कोर्ट में जाके वो पूरा ट्रायल विशेट हो जाता है, वो गिर जाता है क्योंकि दे हैव नॉट एक्टेड लीगली। तो उस प्रकार के लूप होल सिस्टम में है। तो इसलिए कंसोलिडेटेड एक्ट होना जरूरी है। प्रोविजंस बहुत सारे एक्ट्स में है। IPC 370 है जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है। IPC का 370। भारती, आपका क्या मानना है कि जो लीगल प्रोविजंस है, जो कि अभी मिस्टर येंगिन ने हमें बताया कि अगर हम एक्ट को ज़्यादा कंसोलिडेट कर पाएंगे तो शायद चीज़ें हमारे लिए आसान हो, आप इसे कैसे देखती हैं? अगर आप ग्राउंड लेवल पर अगर सिचुएशन देखें तो क्या अगर हम एक एंटी ट्रैफिकिंग लॉ अगर हम नया लेकर आएंगे उससे क्या चीज़ें सुधर पाएंगी? क्योंकि अभी भी अगर आप देखें पूरे साउथ एशिया में अभी भी भारत एक डेस्टिनेशन हब के रूप में देखा जाता है जहां तक ट्रैफिकिंग का सवाल है। तो क्या नया कानून आपको दिखता है कि कोई बदलाव पॉजिटिव दिशा में लेकर आएगा? देखिए, मैं तो नए कानून के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हम पुराने तो इम्प्लीमेंट करते नहीं, नए की तरफ भागते चले जाते हैं। लेकिन उसका एक और कारण भी है। ट्रैफिकिंग को हमें समझना होगा। ट्रैफिकिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कई तरह की घटनाएं घटती हैं जो अपने आप में एक क्राइम है।
जैसे मान लीजिए आप किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले गए बिना उसकी मर्जी के और वो माइनर है तो किडनैपिंग का केस बनता है। आपने किसी को बंद करके कहीं पे रखा किसी जगह पे कुछ समय के लिए तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस बनता है। आपने उसके साथ बलात्कार किया तो रेप का केस बनेगा। तो बहुत सारे अलग अलग इवेंट होते हैं पूरे इस ट्रैफिकिंग की प्रक्रिया में। मेरी जो उलझन है वो ये है कि अगर हम एक तरह से परिभाषित करते हैं ट्रैफिकिंग को और एक कंसोलिडेटेड एक्ट भी बना लेते हैं, कल को जब केस बुक होता है और ट्रैफिकिंग के सारे एलिमेंट्स उसमें अगर हमको नहीं मिलते तो जो अपराधी है वो तो एक्विट हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जितनी भी धाराएं लगती हैं लगनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे ऑफेंस को डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही ऑफेंस का हर एलिमेंट आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप साबित कर सकें, आप उसका सबूत इकट्ठा कर सकें। तो क्यों कोई छूटे, क्यों हम उसको वो अवसर दें कि वो छूट जाए। बिल्कुल, तो इसका मतलब सारी धाराएं नहीं लगाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो लॉज का है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो कल्प्रिट्स हैं वो छूट जाते हैं। दया, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि अब ये चीज़ें आगे कैसे सुधरेंगी? लॉज है लेकिन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। पॉलिटिकल कोऑपरेशन, आपने उड़ीसा की जो स्टोरी दिखाई उसमें ये दिख रहा है कि आपका जो सिस्टम है वो आपके साथ कोऑपरेट करता है, लेकिन हर राज्य में ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे लोगों को पॉलिटिकल शेल्टर भी मिलती है जहां तक कल्प्रिट्स का सवाल है। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? क्या हम ट्रैफिकिंग को वाकई में भारत से रोक पाएंगे? बहुत सही भारती ने एक सवाल उठाया कि कोई एक कानून की बात नहीं है, चाहे शिक्षा के अधिकार का कानून हो, चाहे जो भी बाल श्रम को लेके कानून हो, कि हम कानून तो बनाते हैं लेकिन कानूनों को लागू करने के लिए कहीं से हम तत्पर नहीं है और सिस्टम्स में बहुत सारे लूप होल्स है। तो पहली बात है कि हमें ये संघर्ष करना चाहिए। और हमने एक बात कही, ये संभव नहीं है देश में, मैं आपसे कह रहा हूँ कि शिक्षा का ही सवाल लीजिए, बिना सोशल एक्टिविज्म के सबके लिए शिक्षा संभव नहीं है, बिना सोशल एक्टिविज्म के ट्रैफिकिंग को रोकना संभव नहीं है। इसलिए बड़े पैमाने पर देश पे ग्रास रूट लेवल पे ये जो सोशल नेटवर्किंग की जरूरत है उसके बिना ये संभव नहीं। साथ साथ मैं ये कहूंगा कि नहीं, कानूनों में जो सुधार करने की जरूरत है उस समीक्षा होनी चाहिए और उसमें भी बदलाव की जरूरत है तो उसको करना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक जगह बहुत सारे हमारे मित्र ये समझते हैं कि नए अच्छे कानून बन जाए तो हम सब ठीक हो जाए। जैसे आरटी का कानून आने के बाद बहुत उत्साहित थे लोग कि शायद देश में कोई बच्चा निरक्षर नहीं होगा, सब पढ़ेंगे, सबकी शिक्षा हो जाएगी। बट कोई भी राज्य सरकार मुझे बता दीजिए, कुछ के तो ठीक है, केरला की प्रॉब्लम नहीं है, उनके सारे बच्चे स्कूल में है, कोई भी राज्य सरकार आरटी के जो भी कानून है उसको लागू कर दी। कोई वायलेट कर रही है सबसे पहले तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार लेकिन पूरी तरह से कानूनों के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। नहीं, आपने कहा कि शिक्षा को लेकर, जब तक शिक्षा को लेकर अवेयरनेस नहीं बढ़ाएंगे तो शायद हम ट्रैफिकिंग नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दायरा है, शिक्षा कब तक लोगों के पास पहुंचेगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक क्विक कमेंट, इसके बाद मैं प्रोग्राम को खत्म करूंगी। मिस्टर यंगड, आपसे लूंगी कंक्लूडिंग कमेंट्स कि वे फॉरवर्ड इसका क्या है, क्योंकि जो शिक्षा का सवाल मिस्टर दयाराम ने उठाया वो सोशल एक्टिविज्म की कमी है। सोशल एक्टिविज्म के जरिए ही इस चीज़ को किया जा सकता है। तो आप इसका वे फॉरवर्ड क्या सजेस्ट करेंगे? मैं एग्री करता हूँ हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लॉ सही तरीके से, बहुत सारे लॉज हैं, मैडम ने बताया अभी, सब धाराएं लग सकती है, अलग अलग सेक्शंस लग सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ द पुलिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पुलिस को इस चीज़ की जानकारी न हो कि क्योंकि हमने खुद फील्ड पे, मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद जब रेस्क्यू करता हूँ तो देखता हूँ कि पुलिस कुछ सेक्शंस नहीं लगाते हैं क्योंकि दे आर नॉट अवेयर, उनको उतना अवेयरनेस ही नहीं है कि ये सेक्शन लगाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस, आपने अवेयरनेस की बात की कि अवेयरनेस नहीं है, लेकिन भारती, चलते चलते आपसे पूछूंगी कि अवेयरनेस के अलावा क्या पॉलिटिकल विल भी चाहिए इस चीज को टैकल करने के लिए? क्या आपको उसकी कमी लगती है? वेरी क्विकली। बिल्कुल 100% पॉलिटिकल विल का ही मामला है। क्योंकि इसलिए तो कानून इंप्लीमेंट नहीं होते। पॉलिटिकल विल का मतलब है कि अगर आप कानून बनाते हैं तो उसके लिए बजट भी बनाएं, उसमें उतनी लागत लगाएं, उतना पैसा लगाएं ताकि आप उसका हर स्ट्रक्चर खड़ा कर सकें। आपने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की बात की, कितना पैसा लगाया, कैसे खर्च हो रहा है वो पैसा,
वो सब चीजें पॉलिटिकल विल से ही आती हैं, जिसकी तो कमी है। पॉलिटिकल विल, सोशल एक्टिविज्म, लॉज का इन्फोर्समेंट की ठीक से वो इम्प्लीमेंट हो, वो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन बिल्कुल वॉर फुटिंग पे, तभी आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग को शायद रोक पाएंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है। दयाराम जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिस्टर यंगिड एंड भारती अली, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बूंदे ओस की में हमारा जो खास कार्यक्रम है, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते किसी और इशू के साथ इसी प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।